हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आयोनिक इक्विलिब्रिया पार्ट 5 में डेबाय-हकल ऑनसेगर इक्वेशन, डेबाय-फल्केनहेगेन्स इफ़ेक्ट और वीएन इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेबाय-हकल ऑनसेगर इक्वेशन पर। हमने प्रीवियस क्लास में रिलैक्सेशन और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। उन्हीं इफ़ेक्ट्स के आधार पर डेबाय और हकल ने एक इक्वेशन डिराइव की थी और वह इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है। बाद में 1926 में ऑनसेगर ने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया। एक यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ तुल्यांकी चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मान दिया गया है। D डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, C मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है और ईटा विस्कोसिटी है। इसी इक्वेशन X को हम डेबाय-हकल ऑनसेगर इक्वेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस समीकरण की वैधता के बारे में, वैलिडिटी ऑफ डेबाय-हकल ऑनसेगर इक्वेशन। जो इक्वेशन X हमने लिखी थी उसे हम इस प्रकार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के रूप में। यहाँ सिर्फ कांस्टेंट A और B लगाया गया है, जिनकी वैल्यूज़ A की वैल्यू देखिए आप ये है और B की वैल्यू ये लिखी हुई है। तो जो कांस्टेंट A और B हैं उनकी वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्वेंट के नेचर पर और केवल टेम्परेचर पर। अब यहाँ आप देखिए कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं जो कि यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जैसे वाटर, मीथेनॉल और इथेनॉल हैं, उनके लिए A और B के मान दिखाए गए हैं। अब हम किसी एक यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए A और B की वैल्यू हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। यहाँ सिर्फ A और B की मान लिखे गए हैं। ये जो इक्वेशन है इसको हम वेरीफाई करते हैं जब किसी तन्यता पर तुल्यांकी चालकता और स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो उसका ढाल हमें इसके बराबर प्राप्त होता है। देखिए आगे हम इसी को देखेंगे। यहाँ देखिए, दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दोनों के बीच जब आलेख खींचा जाता है तो इसका स्लोप जो हमें प्राप्त होता है वो इसके बराबर प्राप्त होता है। जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे NaCl, सिल्वर नाइट्रेट है, HCl के बारे में बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन तक तो ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है और उसके बाद इस
ग्राफ में आपको डेविएशन नज़र आएगा, यानी विचलन नज़र आता है। तो जो विचलन का जो कारण है वो ये बताया गया कि ड्यूरिंग डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन कुछ अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के कारण ये विचलन पाया जाता है। अब यदि हम सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट लें, हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए C की वैल्यू देखेंगे तो C की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी। ऐसी स्थिति में जो इक्वेशन हमने x लिखी थी उसकी राइट हैंड साइड की जो टर्म होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएगी और किसी डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू के बराबर पहुंच जाती है, यानी ये वैल्यूज लगभग बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम डीबाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दो इफेक्ट्स के बारे में। जो फर्स्ट इफेक्ट है वो डीबाई फल्केनहेगन इफेक्ट है और सेकंड है बीएन इफेक्ट है। डीबाई फल्केनहेगन ने 1928 में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस पर एसी फ्रीक्वेंसीज के इफेक्ट की स्टडी की, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन डीबाई फल्केनहेगन ने किया था। यदि आयोनिक एटमॉस्फेयर, जो आयनिक परिमंडल है, उसके इफेक्ट को नष्ट कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसके मान में वृद्धि होनी चाहिए। उन्होंने पाया कि यदि अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको 10⁻⁶ साइकिल पर सेकेंड से ज़्यादा कर दिया जाए या उससे अधिक करने पर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी या चालकता में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है और वो चालकता एक निश्चित मान तक बढ़ती है। इस समय एसिमेट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर फ्रीक्वेंसी अधिक होती है तो उसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन यानी आवर्तकाल आयनिक परिमंडल, आयनिक एटमॉस्फेयर के रिलैक्सेशन काल से कम होता है। इस परिस्थिति में, इस केस में सेंट्रल आयन और आयनिक एटमॉस्फेयर के बीच म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट यानी पारस्परिक विस्थापन इतना कम होता है कि आयोनिक एटमॉस्फेयर लगभग सममित बना रहता है, यानी उसकी सिमेट्री वही बनी रहती है। आयोनिक एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट रिमेन इन सिमेट्रिक। अतः एसिमेट्रिक प्रभाव जो है वो नष्ट नहीं होता है। एसिमेट्रिक इफेक्ट इज लॉस्ट। असमित प्रभाव नष्ट हो जाता है। एसिमेट्रिक इफेक्ट इज
लॉस्ट, क्योंकि सेंट्रल आयन और आयनिक परिमंडल के बीच में जो म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत कम होने की वजह से उसकी सिमेट्री बनी रहती है और एसिमेट्रिक इफेक्ट जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और एसिमेट्रिक इफेक्ट के नष्ट हो जाने की वजह से जो सेंट्रल आयन है उसकी मोबिलिटी या उसकी जो आयन की चाल है वो मंद या स्लो डाउन नहीं हो पाती, और यही कारण है कि आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं आयन की चालकता में वृद्धि होती है, यानी कंडक्टेंस में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार किसी सॉल्यूशन की चालकता पर ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम डिबाई फाल्केनहेगन इफेक्ट कहते हैं। तो आपको ये तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिबाई फाल्केनहेगन में इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस अंडर एसी फ्रीक्वेंसी, ये आपको ज़रूर याद रखना। इसी प्रकार हम देखेंगे कि वीएन इफेक्ट जो है यह भी डिबाई हक्कल के आयनिक एटमॉस्फेयर और उसके प्रभाव की ही व्याख्या करता है, उसे ही वो डिस्क्राइब करता है। यदि आयोनिक एटमॉस्फेयर की इफेक्ट को समाप्त कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो आयोनिक मोबिलिटी में वृद्धि होगी। जब आयनिक मोबिलिटी या गतिशीलता में वृद्धि होगी तो आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांक की चालकता में भी वृद्धि हो जाती है। आयोनिक मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर पर निर्भर करती है आयन की गतिशीलता। अगर हायर विभवांतर होगा, जैसे ये देखिए हम 20,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो आयन गतिशीलता, आयनिक जो मोबिलिटी होगी वो 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड तक हो जाती है। नया आयोनिक एटमॉस्फेयर के बनने में कुछ समय लगता है, अतः जब आयन की गति अधिक होती है तो वह रिलैक्सेशन काल के समय पर आयनिक एटमॉस्फेयर से निकल जाता है। या हम कह सकते हैं कि सेंट्रल आयन पर आयोनिक एटमॉस्फेयर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आयन जो होगा वो इतना फास्ट मूव कर जाता है, इतना तीव्र गति से गमन करता है कि आयोनिक एटमॉस्फेयर को पुनः स्थापित होने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेंट्रल आयन की मूवमेंट इतना फास्ट होगा कि उसकी चारों तरफ जो आयनिक एटमॉस्फेयर बिल्डअप होता है उसको बिल्डअप होने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। इस कारण आयन्स की जो मोबिलिटी है वो स्लो डाउन नहीं हो पाती, यानी आयन की जो गति है वो बनी रहती है, गति मंद नहीं हो पाती। और इस प्रकार उच्च विद्युत विभव, यानी हम कह सकते हैं इसको हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस में वृद्धि हो जाती है। तो ये दोनों ही हमने प्रभाव देखे, डिबाई फाल्केनहेगन जिसमें एसी फ्रीक्वेंसी का प्रभाव था, और वीएन जिसमें कि हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रभाव था, किस पर, आयंस की कंडक्टेंस पर। तो दोनों ही प्रभाव हमने डिस्कस किए। तो
आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।